Good morning students, myself Dr. हर्षिता राठौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है प्रो सोशल बिहेवियर या समाजोन्मुखी व्यवहार, जिसे हम समाज उपयोगी व्यवहार भी बोल सकते हैं, जिसे हम प्रति सामाजिक व्यवहार भी बोल सकते हैं। और इसके अंतर्गत ऐसा व्यवहार आता है जो समाज के लिए हो, जो समाज की सहायता के लिए हो, जो समाज की मदद के लिए हो। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, समाजोन्मुखी, समाज के लिए जो ओरिएंटेड हो। और इसके अंदर कई तरीके के बिहेवियर हैं, जैसे एम्पैथी का बिहेवियर यानी समानुभूति, परोपकारिता या ऑल्ट्रिज्म, ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता प्रकट करना, और क्षमा यानी फॉरगिवनेस। तो ये कुछ ऐसे बिहेवियर हैं जो समाजोन्मुखी व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। ये ऐसे व्यवहार हैं जो व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं करता, बल्कि समाज में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए करता है, समाज में कुछ जिनकी उपयोगिता हो, समाज के लोगों के लिए जो उपयोगी हो। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कई तरीके के समाजोन्मुखी व्यवहार हमारे समक्ष होते हैं। लोगों की सहायता करना, सहयोग करना, उनके दुख बांटना, उनकी मुसीबत में उनकी मदद करना, उनके लिए खुद को जोखिम में डालना। और मोटा मोटा अगर देखा जाए तो सोशल नॉर्म्स और सोशल जो हमारे नियम मानक बने हुए हैं, मर्यादाएं बनी हुई है, उनके अनुकूल व्यवहार करना, ये सभी कुछ समाजोपयोगी व्यवहार के अंतर्गत आता है। और समाजोन्मुखी व्यवहार वैसे हम अगर देखें तो कई तरीके से व्यक्ति करता है। अपने लेवल पे भी, यानी वो व्यक्तिगत स्तर पे भी समाजोन्मुखी व्यवहार कर सकता है, व्यक्तिगत स्तर पे लोगों की सेवा करना अपने क्रियाकलापों से। और चाहे तो वो किसी संस्था के द्वारा मिलकर जैसे आजकल कई तरीके के एनजीओज आपने देखे होंगे जो कोई बूढ़ों पे काम कर रहे हैं, कोई वृद्ध महिलाओं पे, या कोई विडो महिलाओं पे, या बच्चों पे, या जो परित्यक्ताएं होती है उन पे, या समाज के ऐसे कई पिछड़े वर्ग जिनको कि समाज मेन स्ट्रीम में नहीं लेता, उनके ऊपर कार्य करते हैं। इवन जानवरों के लिए, कुत्ते बिल्लियों के लिए कई ऐसी एनजीओज हैं जो सिर्फ पेड़ पौधे लगाने के लिए, तो वो भी समाज के लिए उपयोगी है। तो इस तरीके से निर्धनों की सहायता करना है, निःशुल्क भोजन, ये सभी तरीके के जो काम है, ये समाजोन्मुखी या समाजोपयोगी व्यवहार कहलाते हैं। और इनका स्वरूप अगर हम देखें तो ये उन्मुखी व्यवहार से तात्पर्य वो व्यवहार होते हैं जिनमें कोई व्यक्ति स्वार्थ की पूर्ति नहीं करता, बल्कि निस्वार्थ होकर वो दूसरों की सहायता करता है। तो ऐसे व्यवहार को ही हम समाजोन्मुखी या समाजोपयोगी व्यवहार कहेंगे। यदि व्यक्ति उसमें अपना लाभ देख रहा है, यदि वो उससे कुछ फ़ायदा उठा रहा है, तो वो समाजोन्मुखी व्यवहार नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि निस्वार्थ भाव से करते हुए भी उसे भी कुछ उसका लाभ मिले। ये लाभ पर्सनल हो सकता है कि उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसे अपने आप में वर्थी फील हो रहा है, वो अपने आप को एक संतुष्टि की अवस्था में पाता है, या और भी तरीके का उसे सोशल समाज में उसका नाम हो रहा है। इस तरीके का जनरली देखा गया है कि उसे लाभ भी पहुंचता है। लेकिन उसने जब काम शुरू किया तब वो इन लाभों के बारे में नहीं सोच रहा, तब वो सिर्फ समाज में एक सहायतापरक व्यवहार करना चाह रहा है। तो इसी सहायतापरक व्यवहार में, जैसे मैंने बताया, परोपकार भी एक सहायतापरक व्यवहार है। अब हम बात करेंगे समाजोन्मुखी व्यवहार के जो कई तरीके हैं, उनमें कई तरीके की डेफिनेशंस उनके लिए दी गई है। जैसे तो परोपकार व्यवहार की अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो देखिए, मैकडेविड हरारे के अनुसार समाजोपयोगी व्यवहार लोगों के बीच पारस्परिक सहायता की इच्छा को जगाना है। अर्थात एक दूसरे की सहायता, सहयोग करना ही परोपकारी व्यवहार या समाजोपयोगी व्यवहार कहलाता है। इसके अलावा देखा गया है कि अपने स्वार्थ को हटाकर, अपने स्वार्थ को एक साइड में रखकर जब व्यक्ति दूसरों को लाभ पहुंचाने का कार्य करता है, तो वो परोपकार या वो एक तरीके से प्रो सोशल बिहेवियर कहलाता है। प्रो सोशल बिहेवियर की और जो डेफिनेशंस हैं, जैसे डॉनस्टाइन के अनुसार है कि समाजोपयोगी व्यवहार एक विस्तृत श्रेणी है जिसके अंतर्गत समाज द्वारा शुभ और मूल्यवान माने जाने वाले व्यवहारों को शामिल किया जाता है। यानी सोसाइटी के लिए जो अच्छे हैं, जो वैल्यूबल एक्शंस हैं, उनको प्रो सोशल बिहेवियर में माना जाता है। इसके अलावा ब्राउन और कुक ने भी डेफिनेशन दी है कि प्रो सोशल बिहेवियर को दूसरों की मदद करने, सहभागिता दिखाने, सहयोग दिखाने के रूप में उन्होंने परिभाषित किया है।
और इस तरीके से कई और आप डेफिनेशंस देख लेंगे, रैंथम की, बेराइन की, मायर्स की, ये कई सारी परिभाषाएं मिल जाएगी। जो मेन इम्पॉर्टेंट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो चीज़ है कि प्रो सोशल बिहेवियर सदैव और सदैव ही लोगों के, समाज के, व्यक्ति के कल्याण के लिए होती है। प्रो सोशल बिहेवियर में पूरा एक ग्रुप आ सकता है जिसके कल्याण के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं, या कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति आ सकता है जिसके कल्याण के लिए काम किया जाता है। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रो सोशल बिहेवियर में सहायता, एक दूसरे की मदद करने की इच्छा होती है। यहाँ पे वापस रिटर्न बैक पाने की कोई इच्छा नहीं होती, यानी कि व्यक्ति दूसरे को सिर्फ देने के लिए या दूसरे की मदद करने, सहयोग, सहायता करने के लिए ही ये काम करता है, न कि वापस रिटर्न में कुछ पाने के लिए। तो एक तरीके से निस्वार्थ भाव से ये की जाती है। अब हम अगर परोपकारिता, जो कि प्रो सोशल बिहेवियर का ही एक भाग है, उसकी बात करें तो परोपकारिता वह व्यवहार है, जैसा मैंने कहा कि प्रो सोशल बिहेवियर में कई सारे बिहेवियर हैं, और प्रो सोशल बिहेवियर में जनरली किसी तरीके की लाभ की इच्छा नहीं होती, पर लाभ मिल भी जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैंने आपको बताया भी किस तरीके के लाभ होते हैं। व्यक्ति का सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो सकता है, समाज में उसका एक नाम हो सकता है, इस तरीके की उसे चीज़ें रिटर्न में मिल सकती हैं, लेकिन वो इसकी इच्छा के साथ ये काम नहीं करता। अगर हम परोपकारिता की बात देखें तो परोपकारिता इसमें और थोड़ा इसको डिफाइंड अगर हम करें तो ये और ज़्यादा प्रो सोशल है, यानी कि परोपकारिता में बिल्कुल ही व्यक्ति अपने लाभ को बिल्कुल त्याग कर कार्य करता है, और कई बार तो लाभ छोड़ उसे अपने कार्य से हानि भी हो जाती है, अर्थात दूसरे की सहायता में कई बार वो खुद परेशानी को भी झेलता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि अगर सड़क पे कोई गिरा हुआ व्यक्ति या एक्सीडेंट हुआ व्यक्ति दिखे तो उसकी सहायता करना एक परोपकारिता का काम है, और इस सहायता में व्यक्ति हो सकता है अपने कार्य के लिए लेट हो जाए, हो सकता है व्यक्ति पुलिस वगैरह के चक्कर में पड़े, वहाँ भी उसे एज अ विटनेस उसे गवाहियाँ देनी जानी पड़े, या हॉस्पिटल में उसे पैसे खर्च करने पड़े। तो यानी कि वहाँ कुछ ना कुछ उसको नुकसान भी हो रहा है, फिर भी व्यक्ति वो कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से परोपकारिता जो है वो न केवल दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए, लेकिन कई बार इसमें व्यक्ति का स्वयं की हानि भी हो सकती है। अब आप रक्तदान देखिए, कोई व्यक्ति यदि रक्तदान कर रहा है तो वो अपनी तरफ से तो खुद का तो ब्लड दे ही रहा है, तो यानी कि उसे उसमें कोई फ़ायदा हो ना हो, लेकिन वो उसको नुकसान ही हो रहा है, या कुछ हद तक वो उसकी लाभ तो नहीं पहुंच रहा। इसी तरीके से यदि कोई व्यक्ति अपने दान देता है, पैसों का दान दे रहा है, छात्रवृत्ति बच्चों को दे रहा है, कुछ और तरीके के इस तरीके के काम कर रहा है जिसमें कई बार उसे स्वयं को फ़ायदा ना पहुंचकर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हानि भी या जोखिम भी उठाना पड़ सकता है, तो भी व्यक्ति वो कार्य करता है। तो इसे ही हम परोपकारिता बोलते हैं, ऑल्ट्रिज्म बोलते हैं। और इस तरीके से परोपकारिता का व्यवहार भी दूसरे को मदद करने, सहयोग, सहभागिता दिखाने के लिए किया जाता है, और इससे एक से अधिक व्यक्तियों को भी लाभ पहुंचाया जा सकता है। अब सहायतापरक व्यवहार का यदि हम प्रोसेसिंग की बात करें, ऑल्ट्रिज्म किस तरीके से प्रोसेस होता है, तो देखिए ये आपने देखा होगा, जैसे अभी मैंने आपको दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की बताया कि व्यक्ति उसकी सहायता के लिए उन्मुख रहते हैं, आगे बढ़कर काम करते हैं, तो ये हम कई बार देखते हैं कि व्यक्ति इससे परेशान होकर भी करते हैं। तो जनरली ये जानने की कोशिश की जाती है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से व्यक्ति स्वयं नुकसान पाकर भी दूसरे की सहायता करना चाहता है, यानी परोपकारिता करना चाहता है। तो इसके लिए एक संज्ञानात्मक मॉडल दिया है जो कि बिब्लाते और डार्ली ने दिया, और इसमें उन्होंने कुछ ऐसे कॉग्निटिव, कुछ ऐसे चरण बताए हैं जिनकी वजह से व्यक्ति दूसरे की सहायता करता है। यानी कि यहाँ ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा व्यवहार, ऐसा कृत्य जिससे दूसरे को तो लाभ मिल रहा है, लेकिन व्यक्ति को स्वयं को कई बार कुछ हानि भी मिल रही है, कुछ जोखिम भी उठाना पड़ रहा है, तो भी वो व्यवहार करता है, क्यों? तो इस क्यों को जानने के लिए ही इस कॉग्निटिव मॉडल को बताया गया है। और इस कॉग्निटिव मॉडल में उन्होंने 5 चरण बताए हैं, जिसमें देखिए सबसे पहला है आपात स्थिति का प्रत्यक्षीकरण। सबसे पहली चीज़ होती है कि व्यक्ति को ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि ये इमरजेंसी है,
यदि कोई व्यक्ति इमरजेंसी को परसीव ही नहीं करता, वो उसका प्रत्यक्षीकरण ही नहीं करता कि यहाँ इमरजेंसी है, तो वह कार्य नहीं करेगा, वो परोपकारिता का या सहायता का कार्य नहीं करेगा। तो सबसे पहला चीज़ है कि व्यक्ति को कुछ असामान्य, कुछ अजीबो-गरीब घटित होता हुआ दिखे और उसे लगे कि ये आपात स्थिति है, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। कई बार होता है कि आपके सामने कुछ गलत चीज़ हो रही होती है, लेकिन आप उसे परसीव ही नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति में आप मदद भी नहीं कर पाते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपात स्थिति का प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है स्थिति की सही व्याख्या। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि वो उसको एक्सप्लेन कर पाए कि ये क्या हो रहा है। अगर वो चीज़ को आपात स्थिति तो समझ गया, लेकिन आपात स्थिति किस रूप में है, सहायता के लिए कौन लोग चाहिएंगे या कैसे उसकी सहायता की जा सकती है, ये सब तभी उसे समझ आएगा जब वो उस स्थिति को पूरा एक्सप्लेन कर पाए या खुद समझ पाए। यदि वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा, तो नेचुरल है उसे सहायता किस तरह से करनी है वो भी समझ नहीं आएगा। यदि कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ व्यक्ति गिरा हुआ दिख रहा है, तो नेचुरल है व्यक्ति को ये समझ आएगा कि, और कई बार व्यक्ति सहायता की जगह दिक्कत भी कर सकते हैं यदि उन्हें तरीका नहीं पता हो। अगर एक बहुत छोटा बच्चा है, तो नेचुरल है वो किसी एक्सीडेंट वाले व्यक्ति को सहायता करने के लिए उठा के तो नहीं ले जा सकता, लेकिन वो चिल्लाकर दूसरों को बुला सकता है। यानी वो चीज़ को समझ रहा है कि ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन दूसरों से करवा सकता हूँ। और एक बड़ा व्यक्ति है, तो वो उसे अपनी और उसके पास गाड़ी या कुछ है, तो वो उसे ले जा सकता है हॉस्पिटल तक। तो इस तरीके से समस्या या स्थिति को समझना, उसको सही व्याख्यात करना भी बहुत आवश्यक है, तभी वो सहायतापरक व्यवहार कर सकेगा। तीसरा है सहायता के लिए दायित्व। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको जब सहायता, परोपकारिता या सहायता किसी की हेल्प करनी है, तो आप में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब तक फीलिंग नहीं होगी, तो आप नहीं कर पाएंगे। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति एक्सीडेंट होके गिरा है और उसके आसपास 10-20 लोग खड़े हैं, उस व्यक्ति को समय पे सहायता नहीं मिलती। जबकि एक सिंगल व्यक्ति अगर किसी एक्सीडेंट वाले व्यक्ति के पास खड़ा है, तो वो शायद उसकी अवश्य सहायता कर देगा। इसके पीछे रीज़न क्या है? जब 10-15 लोग इकट्ठे हुए हुए हों, तो नेचुरल है कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड हो जाता है। हर व्यक्ति सोचता है मैं क्यों, पास वाला कर लेगा, दूसरा सोचता है मैं क्यों, दूसरा उसकी मदद कर देगा। तो सब खड़े उसको देखते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं आजकल तो, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं कर पाता। लेकिन अगर एक सिंगल व्यक्ति ऐसे सुनसान जगह में किसी का एक्सीडेंट हो जाए और अगर सिंगल व्यक्ति वहाँ से गुजर भी रहा हो, तो वो रुकेगा और उसकी मदद करेगा, क्योंकि वहाँ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि मैंने अगर मदद नहीं की, तो हो सकता है 15-20 मिनट, आधे घंटे तक कोई इधर से नहीं गुजरा तो ये इंसान मर जाएगा। तो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना भी बहुत अत्यधिक आवश्यक है। इसके अलावा सहायतापरक हस्तक्षेप के लिए निर्णय लेना। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन फिर भी कई बार हम निर्णय नहीं ले पाते, कई बार डिसीजन नहीं ले पाते, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं की स्थिति में। तो ये भी बहुत आवश्यक है कि व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय ले ले सहायता करने का। यदि वो सही अपनी क्षमताओं का मूल्यांकन कर ले, हो सकता है कि व्यक्ति को आगे बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, वो खुद कहीं जा रहा हो, तो नेचुरल है ऐसे में वो जानता है कि दायित्व है, लेकिन वो हस्तक्षेप नहीं करेगा और निकल जाएगा। लेकिन यदि व्यक्ति को लग रहा है कि नहीं, मैं इतना कोई इम्पोर्टेंट काम में नहीं जा रहा हूँ और मैं इसकी मदद कर सकता हूँ, तो वो निर्णय तुरंत ले लेगा। इस तरीके से चौथे चरण में व्यक्ति निर्णय लेने का लिए सोचता है। और पांचवा जो चरण है, सहायतापरक हस्तक्षेप के निर्णय का क्रियान्वयन। जो उसने डिसीजन लिया है, उसको क्रियान्वित करना भी उसे आना चाहिए। यानी उसे एग्जीक्यूट करना, जो डिसीजन है उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करना। यदि वो उस डिसीजन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता, तो भी सहायता नहीं होती है। तो इस तरीके से ये 5 चरण हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति किसी व्यक्ति का परोपकारिता या सहायता कर पाता है, सहायतापरक व्यवहार दिखा पाता है, उसकी मदद कर सकता है। थैंक यू।